गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन इससे पहले के वीडियो में बात की थी भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया, और आज इस कड़ी को अपन आगे बढ़ाएंगे। आज अपन बात करने जा रहे हैं संविधान संशोधन से संबंधित कुछ प्रमुख वाद। हमारे संविधान को लेकर कई तरह के विवाद हमेशा उत्पन्न होते रहे हैं, प्रमुख रूप से इस बात को लेकर कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में बतलाई गई है वो भारतीय संसद को कहाँ तक और कितना अधिकार देती है। अनुच्छेद 368 में इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि दो प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें एक प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय संसद प्रत्यक अपने दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संविधान में संशोधन कर सकती है। और साथ ही अगली प्रक्रिया थी, इसी प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात उसको आधे राज्यों की स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है। ये तो वो दो प्रक्रियाएं हैं जो अनुच्छेद 368 में बतलाई गई है। इसके अलावा बहुत से ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें ये बतलाया गया है कि उक्त अनुच्छेदों में परिवर्तन करने के लिए भारतीय संसद को विशेष प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो सामान्य कानून की भांति इनमें परिवर्तन कर सकती है। कुल मिलाकर मोटे तौर पर 3 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन 2 प्रकार की प्रक्रियाएं अनुच्छेद 368 में वर्णित है। जब हम अनुच्छेद 368 पर दृष्टिपात करते हैं तब समय के साथ जो भी संविधान में संशोधन हुए उनसे संबंधित कुछ प्रमुख वाद भारतीय न्यायपालिका के सामने आए, और उन वादों के संबंध में न्यायपालिका ने समय समय पर कुछ निर्णय दिए, और उन निर्णयों के अनुरूप हमारे संविधान का ढांचा और संशोधन प्रक्रिया समय समय पर कुछ और भी ज़्यादा स्पष्ट होती रही है। इसके पीछे न्यायपालिका की सोच, न्यायपालिका के द्वारा की गई व्याख्या, अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया, इन सब का एक मिला जुला स्वरूप सामने आया। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि समय के साथ कौन से प्रकार के विवाद संविधान संशोधन से संबंधित सामने आए हैं और न्यायपालिका ने उनकी क्या व्याख्याएं की है। आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान से संशोधन से संबंधित कुछ प्रमुख वाद। सबसे पहला वाद आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार का विवाद सन 1951 में। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान, जैसे कि हम जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में ही हो गया था। भारतीय संविधान में मूल रूप से जब ये लागू हुआ उसमें 8 अनुसूचियां थी और 9वीं अनुसूची 1951 में ही जोड़ दी गई थी। तो वो जो विवाद उत्पन्न हुए थे उनके संबंध में बात करें। सबसे पहला विवाद इसी समय आया था 1951 में, जिसे कहा गया शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार। प्रथम संविधान संशोधन के विरुद्ध याचिका दायर की गई। ये जो वाद था शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, ये वाद था प्रथम संविधान संशोधन के विरुद्ध में, यानी कि जो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया उसी वाद को, उसी संशोधन को ध्यान में रखते हुए एक विवाद न्यायपालिका के सामने दायर किया गया कि यह संशोधन भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार का हनन करता है। एक्चुअल में भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उसमें जो मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे, बाद में 44वें संशोधन से एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, जो 6 अधिकार रखे गए थे। उन अधिकारों से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं प्रथम संविधान संशोधन के तहत की गई थी। कुछ अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया गया था, और इसी के तहत ये विवाद प्रस्तुत किया गया कि जो मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों का हनन प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार सहित अन्य प्रावधानों को संशोधित करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने जब ये विवाद प्रस्तुत किया गया शंकरी प्रसाद विवाद में ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती या मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया बतलाई गई है वो पूरे भारतीय संविधान पर लागू होती है। भारतीय संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर शंकरी प्रसाद केस में संसद की संशोधन करने की शक्ति को निरपेक्ष माना कि वो ऐसा कर सकती है। प्रयोग होना चाहिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का। दूसरा विवाद आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965 में। ये विवाद 1965 में प्रस्तुत किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के सामने। इस विवाद में 17वें संविधान संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई कि नवी अनुसूची में संशोधन अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के मुताबिक होना चाहिए, जो नहीं किया गया। यानी कि सज्जन सिंह केस में ये विवाद रखा गया कि जो नवी अनुसूची है, जिसको 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, अगर उसमें भी किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो संशोधन उसी अनुरूप होना चाहिए जो 368 में बतलाया गया है। यानी कि किसी भी तरीके का संशोधन करना हो, भले ही नवी अनुसूची में ही क्यों ना करना पड़े, संसद अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए ही संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी कि 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई कि 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो नवी अनुसूची में परिवर्तन किया गया वो अनुच्छेद 368 के अनुसार नहीं किया गया। इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः इस संशोधन को जायज करार देते हुए कहा कि किया गया संशोधन सही है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की इस शक्ति में कहीं पर भी हस्तक्षेप नहीं किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का निरपेक्ष अधिकार रखती है और वो संविधान में संशोधन कर सकती है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः सज्जन सिंह केस में इस बात की पुष्टि कर दी थी। तीसरा केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध विवाद रहा है। गोलकनाथ केस जो था वो भारतीय संविधान के इतिहास की बात करें या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के इतिहास की बात करें, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जिसने काफ़ी कुछ नई चीज़ें प्रस्तुत किए। देखते हैं, इस प्रसिद्ध वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्याय 3 में किसी भी तरह का संशोधन या कटौती जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता है मान्य नहीं है। एकदम सही चीज, सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब तक इससे पहले जो हमने 2 केस देखे थे, एक तो शंकरी प्रसाद और एक सज्जन सिंह, दोनों केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को निरपेक्ष माना। यहाँ शंकरी प्रसाद केस में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संसद अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। और गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व दिए गए निर्णय को पलट दिया। इसमें यह कहा कि संशोधन या कटौती जो मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों में की गई है वो मान्य नहीं है। यानी कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए संसद अगर अध्याय 3 में प्रस्तुत किए गए मौलिक अधिकारों का हनन करती है, मौलिक अधिकारों में कटौती करती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है, तो वो मान्य नहीं होगा। एक तरीके से ये मान लिया गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, वो सारे के सारे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिए गए निर्णय को बदल दिया। इस वाद में न्यायालय ने साफ कहा कि अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, सिर्फ संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ विवाद में ये कहा कि अनुच्छेद 368 सिर्फ संशोधन करने की प्रक्रिया बताता है, ये नहीं बताता कि संशोधन किस जगह किया जा सकता है, किस भाग में किया जा सकता है, किस अनुच्छेद में किया जा सकता है। ये केवल प्रक्रिया बताता है, संशोधन करने का अधिकार नहीं देता। और इस कारण से सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों में किए गए संशोधनों को रद्द कर दिया या उसको अमान्य करार दिया। इसे आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत वर्णित एक कानून है और ये
अगर मौलिक अधिकार के हनन के लिए इस्तेमाल होता है तो अनुचित है। यानी कि जो भी संशोधन किया जाता है, जो भी संशोधन, वो अपने आप में कानून है। ये बात तो सच है कि संविधान में जो भी संशोधन होता है वो स्वतः ही कानून बन जाता है और उसका पालन करना होता है। इसका मतलब कि अगर संसद संविधान के किसी भी भाग में मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन करती है, इसका मतलब वो मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून का निर्माण कर रही है। और अगर वो कानून मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाला है, मौलिक अधिकारों में कटौती करने वाला है, मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला है, तो इसका मतलब ऐसा किया गया संशोधन अनुचित है, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। और कोई भी कानून संसद को मौलिक अधिकारों का हनन करने का अधिकार प्रदान नहीं करता। इसलिए गोलकनाथवाद में एक नई व्याख्या प्रस्तुत की गई और उसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 सिर्फ संशोधन करने की प्रक्रिया बताता है, संशोधन करने का अधिकार नहीं देता। और यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 13(2) एक कानून है और उस कानून के अनुसार मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, और अगर किया जाता है तो वह अनुचित माना जाएगा। अब थोड़ा सा नजर आते हैं 24वें संविधान संशोधन 1971 पर। ये जो गोलकनाथ विवाद आया था, इससे गोलकनाथ विवाद के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसका परिणाम ये निकला कि संसद की संशोधन करने की शक्ति सीमित हो गई, क्योंकि स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि अनुच्छेद 368 केवल प्रक्रिया बतलाता है, अधिकार नहीं देता। और दूसरी बात कि मौलिक अधिकारों में कटौती, मौलिक अधिकारों को सीमित करना, उनका हनन करना स्वीकार्य नहीं है। इसलिए इस गोलकनाथ विवाद को अपास्त करने के लिए भारत सरकार ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया, ताकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द किया जा सके। गोलकनाथवाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को अपास्त करने के लिए इस संशोधन के माध्यम से संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संसद संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वो मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है। अब देखिएगा, गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 368 केवल प्रक्रिया बतलाता है, अधिकार नहीं देता। और दूसरी बात कि मौलिक अधिकारों में संशोधन, उनका हनन स्वीकार्य नहीं है। 24वां संविधान संशोधन किया गया 1971 में और संसद को यह अधिकार दिया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, यहाँ तक कि मूल अधिकार में भी। यानी कि संविधान का ऐसा कोई भी भाग नहीं है, ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है, ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने का अधिकार संसद के पास सुरक्षित है। गोलकनाथ विवाद को समाप्त करने के लिए इस 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को असीमित अधिकार संविधान में संशोधन करने का प्रदान किया गया। साथ ही संविधान संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी देनी होगी। ये एक प्रकार से बाध्यता कर दी गई कि राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक जब भी दोनों सदनों से पारित होकर आएगा, राष्ट्रपति को उसको स्वीकृति देनी होगी। एक बार अगर बात करें कि साधारण विधेयक के मामले में ये बात है कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के पश्चात यदि राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को उसको मंजूरी देनी होती है। दूसरी बात, हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा गया कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कितने समय में मंजूरी देगा। वो हो सकता है उसको अपने पास रख ले। जैसे कि जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हुआ करते थे तो उन्हें डाक संशोधन विधेयक को अपने पास रख लिया और आज तक उनके पास पड़ा। यह कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन ये जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसके संबंध में से कोई बात नहीं थी, इसलिए इसको क्लियर किया गया कि यदि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को उसको मंजूरी देनी होगी। यानी कि 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक बात तो ये कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने का अधिकार वापस दिया गया। और दूसरी बात, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन को मंजूरी देने की बाध्यता लागू कर दी गई। यानी कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन को मंजूरी देनी ही होगी, उस पर हस्ताक्षर करना ही होगा। फिर आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद जिसे कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। ये भारतीय संविधान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये जो केशवानंद भारती विवाद है और आज तक
भारतीय संविधान की जो व्याख्याएं हैं वो केशवानंद भारती विवाद के तहत ही की जाती रही। क्या वाद आया था? कई प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उजागर हुआ कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को किस सीमा तक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि बार बार ये वाद आते रहे। पहले सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। उसी ने शंकरी प्रसाद केस में ये कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। फिर सज्जन सिंह केस में पुनः इस अधिकार को स्वीकार किया। लेकिन गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को बदल दिया। उसने कहा कि अनुच्छेद 368 केवल प्रक्रिया बतलाता है, अधिकार नहीं देता। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ विवाद में यहाँ तक कह दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित करने का, उल्लंघन करने का, हनन करने का, कटौती करने का अधिकार नहीं रखती। तब इस प्रकार के जो भी विवाद आए थे, जो भी बातें आई, उनके बाद एक प्रश्न पैदा हुआ कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को क्या अधिकार है, वो क्या कर सकती है। अनुच्छेद 368 है क्या? क्या वो केवल प्रक्रिया बताता है? क्या वो संसद को संविधान में संशोधित करने का अधिकार देता है? इस प्रकार का विवाद सामने आया केशवानंद भारती विवाद के संबंध में। और इस मामले में 13 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने गोलकनाथ वाद में सन्निहित तथ्यों की जटिलताओं का मूल्यांकन किया। केशवानंद भारती विवाद जो सामने आया तो एक संविधान पीठ का गठन किया गया और इस संविधान पीठ में 13 न्यायाधीश थे और 13 न्यायाधीशों ने केशवानंद भारती विवाद में सुनवाई की और गोलकनाथ विवाद में जो भी तथ्य उजागर हुए थे उनके ऊपर बारीकी से दृष्टिपात किया और उनका मूल्यांकन किया। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ विवाद में दिए गए अपने ही निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि 24वें संविधान संशोधन से पूर्व भी अनुच्छेद 368 के मुताबिक संशोधन की सारी शक्तियां पद्धति में निहित है। यानी कि देखो केशवानंद भारती विवाद में तो सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि अनुच्छेद 368 केवल प्रक्रिया बतलाता है, अधिकार नहीं देता। जबकि केशवानंद भारती विवाद में ये कहा कि 24वें संविधान संशोधन से पूर्व भी, यानी कि 1971 में 24वां संविधान संशोधन करके संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया, उससे पूर्व की बात करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की न केवल पद्धति बतलाता है बल्कि सारी शक्तियां अनुच्छेद 368 में निहित है कि किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती विवाद में ये माना कि अनुच्छेद 368 न केवल प्रक्रिया बतलाता है बल्कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी देता है। और इससे पहले अपने जो भी निर्णय इस संबंध में दिए थे उन सब को उसने खारिज कर दिया। खारिज करते हुए केशवानंद भारती विवाद में कहा कि अनुच्छेद 368 प्रक्रिया भी बतलाता है और अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद को शक्ति भी प्रदान करता है। इसके बाद अधिकांश न्यायाधीशों ने अपना मंतव्य दिया कि विधायिका के संशोधन की सीमा संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं करने की सीमा से परिसीमित है। इस बात को समझिएगा, केशवानंद भारती विवाद में एक नई चीज आई, एक नई अवधारणा आई और वो अवधारणा थी संविधान का मूल ढांचा। हालांकि अलग अलग न्यायाधीशों ने संविधान के मूल ढांचे की अलग अलग परिभाषा दी, लेकिन सारे के सारे न्यायाधीश एक बात पर सहमत थे कि संविधान का एक ढांचा है, संविधान की कुछ मौलिक विशेषताएं हैं, संविधान का कुछ मूलभूत आधार है और उस मूलभूत आधार को किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह संविधान का वो जो मूल ढांचा है, इसकी अवधारणा केशवानंद भारती विवाद में प्रस्तुत की गई थी। केशवानंद भारती विवाद में संविधान का मूल ढांचा सामने आया था। जो 13 न्यायाधीश थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से मूल ढांचे की परिभाषा दी, लेकिन मोटे तौर पर जो मूल ढांचा है उसमें शामिल है भारत की धर्मनिरपेक्षता, भारत का समाजवादी स्वरूप, भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, भारत में जो केंद्र राज्य संबंध है, ये जो मौलिक चीजें हैं
इनको भारतीय संविधान में मूल ढांचे में स्वीकार किया गया और इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो उसकी मूल अवधारणा है वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। संविधान का 42वां संशोधन और अनुच्छेद 368, ये थोड़ा सा जो 42वां संविधान संशोधन था हमारे भारतीय संविधान के इतिहास में एक मील का पत्थर था। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ और प्रावधान किए गए थे। क्या? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में अनुभाग 4 व अनुभाग 5 जोड़ा गया। जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, यह वो समय था जब भारत में आपातकाल लागू था। आंतरिक शांति के नाम पर इंदिरा सरकार ने 1975 में आपातकाल लागू किया था। उसी दौरान 42वां संविधान संशोधन किया गया और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 368 में 2 क्लॉज जोड़े गए, अनुभाग 4 और अनुभाग 5। क्या था? अनुच्छेद 368 4 के अनुसार किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। इंदिरा सरकार ने अनुच्छेद 368 में क्लॉज 4 जोड़ते हुए ये कहा कि संसद के द्वारा जो भी संविधान संशोधन किया जाता है उस संविधान संशोधन को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि एक प्रकार से संसद को संविधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार दे दिया गया। वो कुछ भी संशोधन करे, न्यायालय के पास आप नहीं जा सकते। अगर संविधान मौलिक ढांचे में भी परिवर्तन कर दे, संसद अगर मौलिक ढांचे में भी परिवर्तन कर दे, तब भी आप न्यायपालिका के पास नहीं जा सकते। जो किसान भारतीय विवाद में मूल ढांचा सामने आया था। इसका मतलब असीमित अधिकार अनुच्छेद 368 4 के तहत संसद को प्रदान किए गए मौलिक संविधान में संशोधन करने के संबंध में। और अनुच्छेद 368 5 के अनुसार संसद के अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी भी सूरत में किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी इकाई के द्वारा संसद के जो अधिकार है उनको सीमित नहीं किया जा सकता। संसद कुछ भी कर सकती है। संसद के पास असीमित अधिकार है। वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के ढांचे को बदल सकते हैं। एक प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को संविधान में संशोधन करने का, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का असीमित अधिकार प्रदान किया गया। फिर आता है मिनर्वा मिल बना भारतीय संघवाद, और इसमें और भी ज़्यादा स्पष्ट हुई, क्लियर चीज़ें हुई। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 में जोड़े गए 4थे और 5वें अनुभाग को निरस्त कर दिया, जिसपे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो मिनर्वा मिल वाद आया था, इस मिनर्वा मिल वाद की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 368 में जो 2 क्लॉज जोड़े गए थे, अनुभाग 4 और अनुभाग 5, इन दोनों को ही निरस्त कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यानी कि उसको अमान्य करार दिया और अवैध घोषित करते हुए न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के माध्यम से अवैध घोषित करते हुए उन्हें समाप्त कर दिया गया। जो अनुच्छेद 368 के 4 और 5 के द्वारा संसद को असीमित अधिकार दिया गया था संविधान में संशोधन करने का, वो पुनः रद्द कर दिया गया। दूसरा, इस निरस्त्रीकरण का कारण संविधान का मूल ढांचा बताया गया। अभी अपन ने केशवानंद भारतीय विवाद के संबंध में बात की थी कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्लॉज 4 और 5 जोड़कर संसद को असीमित अधिकार दिया गया संविधान में संशोधन करने का। तो मिनर्वा मिल विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 में जोड़े गए दोनों क्लॉज समाप्त कर दिए और इसका कारण बतलाया कि इसके कारण से संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होता है। यदि संसद को संविधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार दिया गया तो इससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होगा। कैसे? निर्णय में कहा गया कि अनुच्छेद 368 4 व अनुच्छेद 368 5 संसद को संविधान संशोधन का असीमित अधिकार देता है, जो संविधान के मूल ढांचे के लिए घातक साबित हो सकता है। ये क्लियर है बात कि जो अनुच्छेद 368 का क्लॉज 4 और क्लॉज 5 जोड़ा गया था, उसमें संसद को असीमित अधिकार दिया गया कि वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी भाग में, किसी भी धारा में, किसी भी अध्याय में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। अगर उसको असीमित अधिकार दे दिया गया तो संसद कुछ भी कर सकती है और हो सकता है कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसको भी वो बदल कर रख दे। इसलिए मिनर्वा मिल वाद में जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 क्लॉज जोड़े गए तो उनको रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर इस प्रकार का असीमित अधिकार संसद के पास रहा संविधान संशोधन के माध्यम से, तो
भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है वो प्रभावित हो सकता है। संविधान संशोधन संबंधी सारी बहस केशवानंद भारतीवाद के पेशने में प्रयुक्त मूल ढांचे के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। यानी कि अब स्थिति यह है कि संविधान में संशोधन करने की शक्तियां संसद के पास है। अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती विवाद में जो बात सामने आई थी कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ किए बिना वो कोई भी संशोधन कर सकती है। आज भी यही बात है। केशवानंद भारती विवाद से लेकर के वर्तमान तक संविधान संशोधन में केशवानंद भारती वाद वाला मूल ढांचा आज भी प्रभावी है। कुछ भी हो सकता है लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ये थे संविधान से संशोधन से संबंधित कुछ प्रमुख वाद जो समय के साथ हमारी न्यायपालिका के सामने, हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सामने आए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और पुनः निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको अपन और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।